एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस। सो क्लास 7 जैसा कि हम चैप्टर 10 के बारे में पढ़ रहे थे, द फ्लोरिंग ऑफ रीजनल कल्चर यानी रीजनल कल्चर यानी प्रादेशिक संस्कृति। अब वो जो कल्चर है वो किस तरीके से आगे की तरफ अग्रसर हुआ, आगे की तरफ वो बढ़ा, और अब क्या हुआ, लैंग्वेज जो है, कल्चर जो है वो आगे की तरफ हुआ, तो ट्रेडिशनल अब तरीके से इन्फ्लुएंस्ड भी हुआ। और वो इन्फ्लुएंस हुआ मैनी कल्चरल, जो ट्राइब्स थे, इकोनॉमी थी, डिवोशनल पीरियड जो था, साथ ही साथ में कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कस्टम्स, इन सब से वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था। तो आज हम इसी के बारे में रीड करेंगे कि कैसे सोसाइटी में, आप ये देखिए, राजपूत जो हैं, दिल्ली सल्तनत जो है, मुगल पीरियड जो है, इन सब के जो रूलर्स थे ना, इनकी पहली प्रायोरिटी थी पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक तरीके से एक होना। लेकिन जैसे जैसे समय आगे की तरफ गया, हमने पढ़ा भक्ति मूवमेंट, जिसमें कि हमने मीराबाई पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह पढ़ा, कबीर दास पढ़ा। और फिर आगे की तरफ अगर हम देखें तो हमने क्या किया, लैंग्वेज जो था ना, उसके आइडेंटिफिकेशन हुआ एक रीजन की तरफ से। एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसमें हमारी एक इमेज हमने बनाई। और हमने कहानियाँ, कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो डांस हैं, म्यूज़िक है, इन सब से हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हुई। और समाज के सोचने और विचारने का, कार्य करने का जो समग्र तरीका था ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। सो एन एरिया कंसाइडर्ड एज अ यूनिट फॉर द जोग्राफिकल फंक्शन एंड सोशल एंड कल्चरल रीजंस। तो इन सब से हमारी जो लाइफ हुई चेंज, उसमें भी काफ़ी हमारा जो कल्चर है उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि कैसे हमारी जो लाइफ है, वो लैंग्वेज जो थी वो हमने धीरे धीरे लैंग्वेजेस में भी चेंज आने लगा। संस्कृत है, उर्दू है, प्राकृत भाषा है, इन सब का इस्तेमाल हुआ लिटरेचर में। अब जो लिटरेचर है वो भी अलग अलग तरीके से लिखे गए। और लिटरेचर जो होता है ना, वो काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित करता है। अच्छा, हर रीजन में अपनी अपनी भाषा होती है, तो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिटरेचर लिखे गए। ठीक उसी तरीके से आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, पेंटिंग। अब पेंटिंग है वो भी हमारे जो मिडिवल पीरियड है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल गेट मोर वीडियोस। देखिए, जब तक आप चैप्टर को ढंग से समझ लेते हैं ना, तो आपको बहुत डीपली ना क्वेश्चन आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप किसी चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उनके आंसर खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। सोशल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कि आपको, अगर वो चैप्टर तरीके से अगर आपको पता है, तो आप उसके आंसर्स अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर, जिसमें कि टॉपिक है पेंटिंग्स। अब पेंटिंग्स जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आर्ट फ्रॉम द ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, palaces, temples were decorated with the murals, and kings and other rich people patronized painters। देखिए, जो राजा होते थे, जो बादशाह होते थे, वो क्या करते थे, मंदिरों को, अपने महलों को डेकोरेट करवाते थे। और डेकोरेट किससे? पेंटिंग से। आपको पता है, जो स्मॉल पेंटिंग्स होती है ना, उनको हम मिनिएचर्स बोलते हैं। मिनिएचर्स यानी छोटा सा वो रूप, जिससे कि बड़ी पेंटिंग के बारे में हमें पहले ही डिटेल में, एक एक क्विक रिव्यू में हमें पता चल जाता है, रिप्रेजेंट करता है इतने मिनट डिटेल्स में सॉरी, जिससे कि मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर यानी किसी भी पेंटिंग का एक स्मॉल नमूना होता है, छोटा सा उसका प्रकार होता है, उसका रूप देखते ही पता चलता है। अब जो सल्तनत पीरियड है ना, उसमें क्या था, पेंटिंग्स डिपेंड करते थे एंटायरली रॉयल पोर्ट्रेट्स में। और आर्ट और पेंटिंग के जो मिनिएचर्स थे ना, वो डेवलप करे जाते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। नोबल्स हैं, किंग्स हैं, एम्प्लॉय करते थे किसको? आर्टिस्ट को, टू डेकोरेट एंड इलस्ट्रेट द बुक्स। एंड कोर्ट पेंटर्स मेड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स, यानी
जो महल होते थे, जो मंदिर होते थे, उनके साज सजावट का काम किसका होता था? आर्टिस्ट का, जो पेंटर्स होते थे। और वो साथ ही साथ में राजाओं के भी पोर्ट्रेट्स को बनाते थे। अब मुगल पीरियड की अगर हम बात करें, तो मुगल पीरियड में क्या है, पेंटिंग जो स्टाइल थी ना, वो काफ़ी डेवलप हुई। इंडिया में पर्शियन जो ट्रेडिशन था, वो अगर हम माने, तो मुगल पीरियड के द्वारा ही सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुआ। और ट्रेडिशन की बात करें तो मिनिएचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिएचर क्या होते हैं, किसी बड़े चार्ट को एक छोटे से चार्ट में बना देना, एक छोटे से पेपर में बना देना, उसका एक नमूना बना देना, उसका एक स्केच छोटा सा बना देना, जिससे कि हमें बड़ी पेंटिंग के बारे में जल्दी से पता चल जाता है। So the tradition of miniature painting reached high levels of the refinement under अकबर। अकबर के समय में जो मिनिएचर पेंटिंग्स है ना, वो काफ़ी प्रभावित हुई, काफ़ी उसने इम्प्रूव किया। और अगर हम बात करें जहांगीर और शाहजहां की, तो इस समय भी मिनिएचर पेंटिंग्स का बड़ा हाई लेवल हो गया था। पेंटिंग्स जो है वो पेपर्स पे बनाई जाती थी और इवन क्लोथ पे भी बनाई जाती थी, यानी कपड़े और साथ ही साथ पेपर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। यानी पेंटिंग्स जो हैं दीवारों पर तो बनाई जाती थी, साथ साथ में अब पेपर और कपड़े पर भी बनाई जाने लगी। और अगर हम पोर्ट्रेट्स की बात करें, तो एम्परर जो अकबर थे ना, उन्होंने स्टैब्लिश किया, कारखाना शुरू करे, एंड दीज वर वर्कशॉप्स इन विच मैनी पेंटर्स वर्क। और इन कारखानों में बहुत सारे वर्कर्स एक साथ काम करते थे अकॉर्डिंग टू अ कंपंटरी सोर्स, यानी कंटेम्पररी सोर्स होता था। अकबर एम्प्लॉय करते थे इन पेंटर्स को। अप्रोक्स 100 पेंटर्स एक कारखाने में काम करते थे। और अगर हम बात करें 1567 की, तो उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर दिया, एक प्रिपरेशन करने के लिए कहा, जिसमें लाविशली इलुस्ट्रेट था मेन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द पर्शियन, ट्रांसलेशन ऑफ द किसका, हमान जमा। यानी इन्होंने इसके लिए 100 पेंटर्स को एम्प्लॉय किया। कब किया? इन 1567 में। इट हैड ओवर 1000 पेजेस, और इसमें 1000 पेजेस से ब्यूटीफुल इलस्ट्रेट था। दिस द बाबरनामा, अकबरनामा एंड तुतिननामा वर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड। और साथ ही इन्होंने बाबरनामा जो है, अकबरनामा है, और तुतिननामा जो है, इसको भी बहुत बड़ी मात्रा में इलस्ट्रेट किया, उसको बढ़ावा दिया, उसको फैलाया। अगर हम बात करें पेंटिंग्स की, तो बहुत सारी पेंटिंग्स थी ना, वो डेवलप हुई थी जहांगीर के टाइम में। और जहांगीर जो है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, किसको लेकर? पेंटिंग्स को लेके। और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन स्टाइल को इन इंडिया। यानी जहांगीर एक वो बादशाह हैं जिन्होंने यूरोपियन स्टाइल को कहाँ पे, इंडिया में इंट्रोड्यूस करा। और साथ ही साथ में a large number of portraits were painted during this reign. Some famous painters of this time is the Bahazad, Balchand, Baswan, Bither, Bishandas, Gehlot, Govardhan, Inayat, Khana, Manohar, Mansoor, Murdad, Nanaha and Sankar. Some of them stayed at the court of शाहजहां, और शाहजहां के समय में भी ये काम किया करते थे। अगर हम बात करें इन सब की, तो इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स का निर्माण किया। अब मेन मिनिएचर्स जो थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे, और पेंटिंग्स थी उनमें एक खासियत थी, और वो खासियत थी कि उनमें बहुत ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। और ब्राइट कलर्स वो, यानी चटकीले, एकदम चटकदार रंग, जो कि पिकॉक ब्लू कलर से है, रेड कलर से है। थीम बनाई जाती थी पेंटिंग्स की, जो कि अलग अलग तरीके की होती थी। और थीम मेनली किसकी होती थी? रॉयल कोर्ट, बैटल्स की, रॉयल हंट्स की, नेचर सीन्स जिसमें कि एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स का यूज़ करा जाता था, जो कि बेसिकली नेचर से रिलेटेड होती थी और एवरीडे लाइफ से भी इन्फ्लुएंस्ड होती थी। माइथोलॉजी की अगर बात करें, तो हिंदू एपिक जो पर्शियन क्लासिकल जो थे, उसमें पेंटिंग्स में उनको बनाया जाता था। सम पेंटर्स वर एक्सपर्ट एंड पेंटिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग एंड क्वींस, और राजा रानियों के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे। स्किल्ड जो पेंटर्स होते थे ना, बहुत निपुण जो होते हैं,
है ना, स्किल्ड, और डेकोरेट बुक्स विद ब्यूटीफुल मिनिएचर्स, और उन्होंने किताबों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट रखी थी। देखिए, लुक एट दिस, a Mughal painting from the Babarnama. Look at this, how beautiful it is. And a Dakhani painting showing Ibrahim Adil Shah II. देखिए कितने कलरफुल और कितने चटकीले कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। और विड्रॉल ऑफ द रॉयल पोर्ट्रेट, द रीजन ऑफ द औरंगजेब मार्क द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड ऑफ डिक्लाइन। अगर हम बात करें शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ बड़े पैशनेट थे पेंटिंग्स को लेकर, और बहुत शौकीन भी थे। लेकिन औरंगजेब के टाइम में क्या था, उसका डिक्लाइन आ गया। और औरंगजेब है ना, वो उल इस्लामिक और डिसमिस द कोर्ट पेंटर्स, उन्होंने इसको डिसमिस्ड कर दिया था पेंटर्स को, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे इतना। और साथ ही साथ बात बताएं कि स्टार्टेड वर्किंग विद द लोकल नवाब्स एंड रिच मर्चेंट, सम ऑफ देम। अब क्या किया, जो कि जो पेंटर्स थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, कहाँ पे, नवाबों के पास में और रिच मर्चेंट्स के पास में, क्योंकि औरंगजेब को पेंटिंग्स के इतना ज़्यादा शौक नहीं था और उनका पतन होना शुरू हो गया, उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो मैनी आर्टिस्ट माइग्रेट टू द रीजनल किंगडम्स। इस वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे ना, वो रीजनल किंगडम्स के पास चले गए। ठीक है, यानी प्रादेशिक जो राजा महाराजा होते थे, क्षेत्रीय जो राजा महाराजा होते थे, उनके पास काम करना शुरू कर दिया। अब रीजनल किंगडम्स की यहाँ पे बात आती है, तो पेंटिंग्स पॉपुलर हुई उस समय में। कब, जब औरंगजेब ने डिक्लाइन कर दिया था, औरंगजेब को शौक नहीं था। तो थ्री डांसिटी स्टाइल्स ऑफ द पेंटिंग प्रपोज ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम। अब आप ये देखिए, तीन मिडिवल पीरियड में तीन तरीके से इसका काम होना शुरू हुआ। फर्स्ट अगर हम बात करें राजपूती और राज तरंगिनी स्टाइल, यानी मेन सेंटर की अगर हम बात करें तो राजस्थानी स्टाइल। अब राजस्थानी स्टाइल का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या क्लिक करता है, हमारे माइंड में बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े सैंड डून्स आते हैं, वहाँ के एनिमल्स आते हैं, वहाँ के नेचर आता है। तो राजस्थानी स्टाइल यानी मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा, किशनगढ़, यानी इनमें जो राजस्थानी स्टाइल के जो पेंटिंग्स थी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। और पेंटर्स ने क्या पेंटिंग किया, पेंटर्स ने पेंट किया यहाँ के महलों को, यहाँ के स्पेशली अगर हम बात करें तो माइथोलॉजिकल सीन्स को इन्होंने बनाया, साथ ही साथ लॉर्ड कृष्णा को बनाया, राधा हंटिंग नेचुरल सीन्स को इन्होंने यूज़ करा, और हिंदी एपिक्स को इन्होंने यूज़ करा। अब किशनगढ़ जो है, किशनगढ़ यानी राधा, राधा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द राजपूत स्कूल। यानी राधा जो है, किशनगढ़ जो शैली है उसमें राधा का तो पेंटिंग बनाया ही जाता था। एंड सी द पेंटिंग्स इन द इंसर्ट, और आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सो अर्ली 19th सेंचुरी द चंबा, गुलेर, कल्लू, मंडी, कांगड़ा, बसोहली and the Krishna Radha themes were very popular with the painters. Many stories from the Gita Govind were also illustrated, और गीता गोविंद की जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज है, उसको भी बहुत बड़ी मात्रा में इलुस्ट्रेट करा गया, बढ़ा चढ़ा के गीता गोविंद की भी स्टोरीज लिखी गई और बनाई गई पेंटिंग्स। राजा संस्कार चंद वॉज द ग्रेटेस्ट पार्टन ऑफ द कांगड़ा स्कूल, और जो कांगड़ा पेंटिंग स्कूल थी, वो संसार चंद जो राजा थे वो बड़े पैशनेट थे, उसके लिए बड़े पार्टन, बड़े शौकीन थे। अब दक्कनी स्टाइल अगर हम बात करें, तो दक्कनी स्टाइल यानी ये दक्षिण की तरफ हुई, और दक्षिण की तरफ अहमदाबाद, अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकुंड, गोलकुंडा सॉरी, पेंटिंग्स वर डिस्प्यूट बैटल सीन्स। यानी इनमें अगर हम बात करें दक्कनी स्टाइल में, तो यहाँ पे बैटल सीन्स हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और अलग अलग तरीके के, जिसमें कि डिटेल से एक्सीलेंट तरीके से बनाई गई हैं। सॉफ्ट कलर्स यूज़ करे गए हैं, ज्योमेट्रिकल यूज़ करी गई है डिज़ाइंस, और साथ ही साथ में इब्राहिम आदिल शाह सेकंड was a pattern of this school of painting। और इब्राहिम आदिल शाह सेकंड बड़े पैशनेट थे, और इन्होंने यहाँ पे स्कूलें खुलवाई। अब म्यूज़िक की बात करें, तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि तुर्किश है,
पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज जो म्यूज़िक है वो काफ़ी नई स्टाइल में आया इंडिया में, और ये एक नई फॉर्म लेके आया। जैसे कि बात करें अगर हम सल्तनत पीरियड की, तो जो तुर्क थे, तुर्किश जो लोग थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडिया में आए, जो कि रबाब एंड सारंगी, यानी तुर्किश लोगों के द्वारा रबाब और सारंगी बजाया जाता था और यहाँ इंट्रोड्यूस करा गया। अमीर खुसरो जो है फेमस फेमस पोएट और म्यूजिशियन थे। कौन? जो कि तुर्किश थे, और साथ ही साथ में अब इन्होंने पर्शियन और इंडियन जो मेलोडियस जो थे ना, उसका राग्स गाने शुरू करे। और ये राग क्या थे? ही ऑल्सो पॉपुलराइज्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक कॉल्ड कव्वालीज, और इन्होंने कव्वालीज गाना शुरू करा, और कव्वालीज गाने शुरू करी तुर्किश भाषा में। ही वॉज अ फ्रेंड एंड डिसाइपल ऑफ द ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया and participated in musical gathering at his खानगा, यानी ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के समय में जहाँ पे कि गाना बजाना होता था, कव्वालीज गाई जाती थी, और वहाँ पे गैदरिंग होती थी म्यूजिकल की, और खानगा में ये पार्टिसिपेट करते थे। इनवाइटेड द सितार एंड ढोलक, और अगर हम बात करें तो इन्होंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जो थे सितार और ढोलक। फिरोज शाह तुगलक थे, वो बहुत पार्ट यानी ही वॉज पैशनेट ऑफ म्यूजिक, यानी पार्टन ऑफ म्यूजिक। फिरोज शाह तुगलक को गाने का बहुत, म्यूजिक का बहुत शौक था। एंड अ फेमस म्यूजिकल वर्क राग दर्पण was translated in Persian language at that time during his reign. So the Lizakat Sikandar Shahi was different form of music was written in the same time of Sikandar Lodhi. और सिकंदर लोधी के समय में भी क्या गाया गया था? डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे कि लाजत इल सिकंदर शाही के नाम से जाना जाता है। अब डिवोशनल म्यूजिक हो, ये हो ही नहीं सकता कि इसके बिना हो, यानी सूफी और भक्ति जब संत आए ना, तो लोगों ने गाना ग्रुप में गाना शुरू करा। सूफी जो म्यूजिकल गैदरिंग होती थी ना, कॉमन पीपल भी, म्यूजिशियन जो थे वो भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे। भक्ति संत जो होते थे उन्होंने भी डिवोशनल म्यूजिक का इस्तेमाल किया, जैसे कि चैतन्या और मीराबाई, जो कि भक्ति मूवमेंट में इन्होंने भक्ति के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा, डिवोशनल सॉन्ग्स के द्वारा भगवान की भक्ति करी। और मर्दाना एंड डिसाइपल ऑफ गुरु नानक वाज पॉपुलराइज्ड डिवोटिंग सिंगिंग, और इनके जो गुरु के लिए, जो भक्ति के लिए जो इनके सॉन्ग्स होते थे वो डिवोशनल सॉन्ग्स होते थे, और इनको इस्तेमाल करके इन्होंने भगवान की स्तुति करी। अब रीजनल किंगडम्स की अगर हम बात करें, तो रीजनल किंगडम जैसा कि जौनपुर ग्वालियर है, यहाँ पे भी म्यूज़िक का बहुत चलन था। और अगर हम बात करें म्यूज़िक की, तो घनियान उल मुरियान और संगीत शिरोमणि जो कि जौनपुर में गाए जाते थे, यहाँ पे म्यूज़िक जो था वो काफ़ी विकसित हो चुका था। और सुल्तान हसन शाह सुरखी ऑफ द जौनपुर जो थे, वो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और राग गाती जाती थी। राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर, अगर हम ग्वालियर के राजा मान सिंह की बात करें, तो ये भी काफ़ी शौकीन थे गाने बजाने के, और ऑल्सो ऑल्सो फाउंड ऑफ म्यूजिक, उनको भी गाने बजाने का काफ़ी शौक था। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर ख्वाजा दोलवेही एज बरिड साइड बाय द साइड फॉर्मस दरगाह एट दिल्ली, जहाँ पे कि उनको बरिड करा गया था। इवन टुडे कवालीस आज भी गाई जाती है। हजरत साहिब वॉज द वर्सेस रिटन बाय अमीर खुसरो के द्वारा, एंड कवाली सीजन्स एट द दरगाह ऑफ द ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो दरगाह है, वहाँ पे कवाली का प्रदर्शन हो रहा है, कवाली गाई जा रही है। फाउंड ऑफ म्यूजिक थे, जैसे कि अगर हम बात करें राजा मान सिंह तोमर की, जो कि ग्वालियर के थे, इनको भी गाने बजाने का काफ़ी शौक था, म्यूजिक का काफ़ी शौक था। और साथ ही साथ में राजा मान सिंह जो हैं, उनको भी म्यूजिक का काफ़ी शौक था। और जो कश्मीर के जो राजा थे, किंगडम ऑफ कश्मीर, म्यूजिक ऑल्सो प्रपोज इन द गुजरात और मालवा, और गुजरात और मालवा में भी म्यूजिक का काफ़ी चलन हो गया था।
अब मुगल पीरियड में क्या था, म्यूजिक तो बहुत ही ज़्यादा एम्परर जो थे वो शौकीन थे, लेकिन अबुल फजल जो है वो मेंशन करते हैं कि 36 म्यूजिशियन थे उस समय, जहाँ पे कि लेडीज भी हुआ करती थी, म्यूजिक भी बजाया जाता था अकबर की कोर्ट में भी। और फेमस अगर हम बात करें तो फेमस थे मयान तानसेन अकबर के कोर्ट में, जो कि पॉपुलर थे। और राजा दाराबाई एंड राजा दीपक जो थे, उनके राग जो थे वो बहुत फेमस हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे उस समय में। अनूप तालाव फतेहपुर सीकरी में भी मर्लिडिस राग्स गाए जाते थे उस समय में, जो कि जहांगीर और शाहजहां के समय में लोगों को कोर्ट को यानी कोर्ट में उनके दरबार में म्यूजिशियंस रखे जाते थे। बट औरंगजेब जो है उनको ज़्यादा शौक नहीं था। That's why Aurangzeb banned singing in court but not the playing of musical instrument. इसलिए उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने प्लेइंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बंद करा था। ही हिमसेल्फ वॉज एन अकम्प्लिश्ड वीणा प्लेयर, वो खुद भी वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। लेकिन several books on the classical music written by the Persian during this region, और उनके समय में किताबें भी लिखी गई थी म्यूजिक पे, लेकिन वो उनको ज़्यादा शौक नहीं था। उन्होंने सिंगिंग को बैन कर दिया था। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी म्यूजिशियन माइग्रेट टू द रीजनल किंगडम्स। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि पेंटिंग का ज़्यादा शौक नहीं था औरंगजेब को, दैट्स वाई डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। सेम वैसे ही मुगल एम्पायर अब डिक्लाइन होने लगा, किस में, म्यूजिशियन में, क्योंकि औरंगजेब को म्यूजिशियन ज़्यादा पसंद नहीं था। लैटर अब क्या हुआ, सारे जो भी म्यूजिशियन थे वो रीजनल किंगडम्स की तरफ मूव ऑन होने लगे। न्यू पीक अंडर मोहम्मद शाह रंगीला। और अब मोहम्मद जो शाह रंगीला थे उनको बड़ा शौक था इसका। तो अब डांस की बात करें तो मैंने क्लासिकल डांस हुए थे, वो पॉपुलर भी हुए थे, जिनमें कि कथकली है, कुचिपुड़ी है, उड़िया है ना, मणिपुरी है, इनका विकास हुआ। कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया कथक इन्वॉल्व एज अ डिसेंट डांस। कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में डिसेंट डांस के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कथक की, कथा, कथा मीन्स अ स्टोरी, कथा जो बोली जाती है, तो कथा करकाज इज द कास्ट ऑफ द स्टोरी टेलर्स, यानी कथक के द्वारा टेम्पल्स में कथक होता था, कहानी के द्वारा वो प्रदर्शन करते थे ऑन प्रेज ऑफ गॉड, यानी भगवान की प्रस्तुति करते थे। वो भगवान के सामने एक कथा का स्टोरी का एक तरीके से गाना बजाने के द्वारा भगवान के लिए वो कथक करा करते थे। एक डिवोशनल आर्ट हुआ करती थी ये। अंडर द मुगल कथक बिगेन टू मूव फ्रॉम द डिवोशन टू इन अ फॉर्म ऑफ द एंटरटेनमेंट। और जैसे ही मुगल्स आए इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखे जाने लगा, और अब स्टाइल चेंज हो गई। और टू स्कूल जो थे वो घरानास डेवलप्ड एज ए जयपुर घराना एंड लखनऊ घरानास। और ये घरानों में ही सीमित रह गई, जो कि लखनवी घराना और जयपुर घराना में दो मेन स्कूल हुआ करते थे कथक के। नवाब वाजिद अली शाह जो कि नवाब थे अवध के, वॉज वेरी पार्टन ऑफ डांस फॉर्म, और उनको ये बहुत ज़्यादा शौक था। अब हम बंगाल की बात करते हैं। जैसा कि बंगाल है ना, वो बहुत रिच कल्चर है। आपको पता है बंगाल जो है वो लिटरेचर के लिए नाम जाना जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में जाना जाता है, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान यहाँ से निकले हैं। तो ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में क्या था, बहुत ज़्यादा स्कूल हुआ करते थे, लोग पढ़े लिखे थे। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द 14th to 16th सेंचुरी इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम हुआ करता था एंड कंट्रोल हुआ करता था सुल्तान का। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द इलियास शाही डेंसिटी एंड हुसैन शाही डेंसिटी रूल बंगाल। और उस समय इलियास शाही और हुसैन शाही यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो किंग जो थे ना, वो कल्चरल एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते थे। सो बंगाल वॉज कंट्रोल्ड बाय द सूरास एंड फाइनली इट्स एक्सटेंड बाय अकबर हु मेड इट सेपरेट प्रोविजन। और अकबर ने इसको अलग ही प्रोविजन के नाम पे रखा था।
मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो हम एक बात बताएं, मस्जिदों का निर्माण हुआ, है ना। दखिल दरवाज़ा जो है, हमने जैसा कि चैप्टर 6 में हमने रीड किया था, मिडिवल मूवमेंट जो हुए थे उसमें कोतवाली दरवाज़ा थे, 5 मस्जिद्स थी, जिसमें कि तातीपुरा है, दरसाबारी है, चमाथी है, चंपकती है, छोटा सोना है, बारह सोना है। सो ब्रिक्स वर यूज्ड इन द मॉन्यूमेंट्स इन अ लार्ज स्केल। और जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था मॉन्यूमेंट्स को बनाने में, वो बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। साथ ही साथ में टेराकोटा जो पत्थर है उसका इस्तेमाल हुआ। ओकेजनली स्टोन्स का भी यूज होता था, लेकिन ब्रिक्स और जो टेराकोटा है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। यानी मिट्टी की बनाई गई डेकोरेशन जो चीज़ें थी उनका भी इस्तेमाल हुआ। और लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए बंगाल में, जहाँ पे कि मॉडेस्ट ब्रिक्स जो ब्रिक्स है ईंटों का इस्तेमाल हुआ। और साथ ही साथ में 4 रूफ स्ट्रक्चर बनाए गए, एक ट्रायंगुलर रूफ्स बनाई गई, जहाँ पे कि एक पॉइंट पे वो इकट्ठे होते थे। अब बिशनपुर जो है, विष्णुपुर जिसे कि हम बोलते हैं, हैज मैनी सच एस टेम्पल, जहाँ पे कि बहुत सारे मंदिर हैं। अब राजमाचा, जौर बांग्ला एंड राधा श्याम आर गुड एग्जाम्पल, जिसमें कि ये मंदिर जो हैं ये बहुत अच्छे उसके एग्जाम्पल हैं। और मंदिरों की बात करें तो मंदिर जो है वो टेराकोटा टाइल्स से कवर्ड होते थे। और यहाँ पे ये देखिए, लुक एट दिस, ये देखिए जौर बांग्ला टेम्पल एंड राधा श्याम टेम्पल, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। यानी हमें कभी मौका मिले तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। अब आप ये देखिए रासमाचा द प्राइड ऑफ द बिशनपुर वॉज बिल्ड बाय द बीर हमीर के द्वारा बनाया गया था। और इसका आर्किटेक्ट देखिए आप, किस तरीके से ये बनाया गया होगा कंपेयर द सिंपल टेम्पल्स ऑफ द बंगाल विद द ग्रैंड टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय द इंपीरियल चोलास के द्वारा जो बनाए गए थे, उससे कहीं ना कहीं लोग कंपेयर भी करते हैं। लैंग्वेज जो है ना, रीजनल जो कल्चर की अगर हम बात करें तो रीजनल कल्चर में जो बंगाली है ना, वो लैंग्वेज भी काफ़ी डेवलप करी। और लैंग्वेज थी बंगाली, यानी बंगाली, यानी सिंस इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत इट बोरोज मैनी वर्ड्स, यानी संस्कृत से ही काफ़ी शब्द इन्होंने लिए हैं। मैनी वर्ड्स फ्रॉम द पर्शियन यूरोपियन लैंग्वेज ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ बंगाली। यानी बंगाली भाषा में संस्कृत है, पर्शियन है, यूरोपियन है, इन सब के वर्ड्स का यूज़ करके इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लैंग्वेज जो थी वो बहुत बूस्ट थी। और भक्ति चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसका निर्माण करा गया। लिटरेचर अगर हम बात करें तो बंगाली लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और ट्रांसलेट किया इन्होंने बहुत सारी संस्कृत किताबों को बंगाली में। सुल्तान आदिल हुसैन एंड नुसरत शाह वॉज पार्ट ऑफ कल्चर एक्टिविटीज, यानी यहाँ के सुल्तान भी काफ़ी जागरूक थे, और इन्होंने वो सारी लिटरेचर अपनी भाषा में लिखवाए ताकि वहाँ के बच्चों को समझ में आए। इवन रामायण और महाभारत इनटू बंगाली, यानी रामायण और महाभारत को भी इन्होंने बंगाली में लिखवाया ताकि वहाँ के लोगों को इजीली ये समझ में आए। अब आप ये देखिए मालाधर बासु अ फेमस पोएट जो थे, इन्होंने भागवत पुराण इन बंगाली में लिखी। ही ऑल्सो कंप्लेन श्री कृष्ण विजय, जिसमें इन्होंने कृष्ण विजय को भी कंपाइल्ड किया। पेंटिंग्स की अगर हम बंगाल में बात करें तो 100 ऑफ इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम द हुसैन शाही पीरियड हैव बीन फाउंड। और पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती हैं। पेंटिंग्स जो कि बंगाल में हमें मिली हैं वो सल्तनत पीरियड से कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है। यानी सल्तनत पीरियड में उस समय में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो भी इस समय बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक जो पर्टिकुलरली फोक म्यूज़िक था वो बंगाल में गाया जाता है। और बूल सिंगिंग जो मोस्ट पॉपुलर वाज द बॉल सिंगिंग, है ना। एंड इट वाज सung by the ग्रुप्स कॉल्ड द बुलास। ये देखिए बुलास बोला जाता था।
बंगाली में थोड़ा-सा आपको बोलने में वो होगा। एंड Chaitanya Mahaprabhu popularized devotional songs. These songs were songs in the chorus and accompanied by the instrumental music. These type of singing is called the कीर्तना और इनको कीर्तना के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप ये देखिए रीजनल किंगडम की रीजनल कल्चर की अगर हम बात करें तो देखिए हमने पहले क्या था पॉलिटिकली हम लोग एक जैसे हुए पॉलिटिकल पावर पहले हमने ली फिर हमने आर्किटेक्चर में ध्यान दिया फिर हमने हमारी इकोनॉमी सुधारी रूलर्स जो थे ट्राइब्स थे उनमें डिवोशनल पीरियड आया लोगों ने भक्ति मूवमेंट में काम करना शुरू करा फिर धीरे 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 हमारा कल्चर आगे की तरफ बढ़ा और अब हमने रीजनल कल्चर की तरफ ध्यान दिया और रीजनल कल्चर में म्यूज़िक है पेंटिंग है डांस फॉर्म्स हैं साथ ही साथ में हमारा जो आर्किटेक्चर है पेंटिंग है इन सब में बहुत ज़्यादा लिटरेचर इन सब में हमने बहुत ज़्यादा प्रगति करी बहुत ज़्यादा हमने विकास किया और धीरे धीरे हमने सभी लैंग्वेजेस में इवन रामायण और महाभारत को भी अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया ताकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो उसको इजीली पढ़ पाए समझ पाए। So thanks for watching this video. Like and subscribe my channel. Thank you.